नमस्कार। आदर्श शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान, भारत के भौतिक स्वरूप। हमने पिछले वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप में से पहला हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, इसको उत्तर का पर्वतीय मैदान कहा जाता है, और दूसरा भारत के उत्तरी मैदान, इनको पढ़ लिया था। आज हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के इस वाले भाग में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो भाग है, ये कभी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तो इस यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण ये भारत का वर्तमान स्थलाकृति बन गई। ये बहुत ही प्राचीन भाग है भारत का, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषता है। तो पहला है कि जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार है, तो इनको जो पठार होते हैं, पठार कैसा भाग होता है? पठार जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग होता है और ऊपर से मेज की आकृति का बन जाता है, उसे हम पठार कहते हैं। तो मेज की आकृति का है, ये पठार बने हुए हैं जो पुरानी कृष्णकीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने हुए हैं। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित शैलों के कारण हुआ है। ये भारत का बहुत ही प्राचीन भाग है, और इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है मध्य भूमि और दूसरी है दक्कन का पठार। तो मध्य भूमि जो आपको दिखाई दे रही है, मध्य उच्च भूमि, जिसको सेंट्रल रीजनल कहा जाता है, तो ये इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा, ये विभिन्न प्रकार की नदियां यहाँ से निकलती हैं। यहाँ के इसके प्रमुख कुछ भागों में है बुंदेलखंड है, बागेलखंड है, छोटा नागपुर है, ये इसके प्रमुख भाग है। फिर हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार, ये यहाँ पे आपको सतपुड़ा की पहाड़ियां दिख रही है इसके बीच में, जो इसकी सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो पूर्वी घाट है, वो उसकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियां है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में इसका ढलान कम होता जाता है। पूर्व और पश्चिमी, इसको दो घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की जो आप लंबाई देख रहे हो वो सतत है, कंटिन्यूस है, और जो पूर्वी घाट है वो सतत नहीं है, उसके बीच में दर्रे हैं। तो ये इसका इसलिए कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, वो इस प्रकार से भूमि का कटाव करती है। तो जो पश्चिमी घाट है, उनकी औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, और जो पूर्वी घाट है उनकी जो ऊंचाई है वो है 600 मीटर। पश्चिम के जो घाट है, यहाँ पे जो वर्षा होती है, ये वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है, जो वर्ष भर लगभग चलती रहती है। और जो पूर्वी और भाग में जो घाट है, यहाँ पे जो उत्तर पूर्व से मानसून आता है, उससे यहाँ पे वर्षा होती है। तो जो पूर्वी घाट है, यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत है, जो ऊंचा पर्वत है, वह है अन्नाईगुड़ी, और पूर्वी घाट में है महेंद्रगिरी। तो ये हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बातों को जाना। हम अगला इसका टॉपिक पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो सामान्य तौर पर भारतीय मरुस्थल है वो राजस्थान के भाग में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग कच्छ के रण तक जाता है, और इसका बाकी जो भाग है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसको भारत का महामरुस्थल या इसको थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मरुस्थल है उसमें बालू के टीले पाए जाते हैं, और इसमें जो बालू के टीले होते हैं वो तरंगित अवस्था में दिखते हैं, जैसे लगता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इसमें जो बालू के टीले होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है बरखान, ठीक है। बरखान क्या होता है कि जो बालू के टीले होते हैं उनमें पैर के आकार का एक आकृति बन जाती है, उसको हम बरखान कहते हैं। और इस
इस भाग में बहुत कम वर्षा होती है, जो 150 मिलीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति होती है, कीकर है और इस प्रकार की वनस्पति होती है जो सिर्फ मरुस्थल में पाई जाती है। यहाँ पे जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पे एकमात्र नदी निकलती है, इसका नाम है लूणी। लूणी शब्द जो बना है वो लूण से बना है, जिसका राजस्थानी में होता है नमक। ठीक है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में यही नदी है, राजस्थान में एक नित्यवाही नदी है जिसका नाम है चंबल। लेकिन जब पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे लूणी नदी निकलती है। इसमें कुछ बातें हम इसमें जोड़ लेते हैं कि राजस्थान में जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। ये सबसे अधिक मरुस्थलीय जिले हैं और राजस्थान के लगभग 61% भाग पे मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। और जो मरुस्थल है यहाँ पे जिप्सम की मात्रा निकलती है, इसके बारे में वैज्ञानिक नई खोजें कर रहे हैं। तो ये भारतीय मरुस्थल को हमने पढ़ लिया है, जिसका बहुत सा भाग राजस्थान में स्थित है और इसका कुछ भाग कच्छ के क्षेत्र तक जाता है और बाकी भाग है वो पाकिस्तान में है। फिर हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। भारत में आपको ये जो भाग दिख रहा है यहां से लगाकर यहां तक, ये तटीय मैदान है। तटीय मैदानों के बारे में पढ़ते हैं तो भारत का यहां से तटीय मैदान शुरू होता है, यानी यहां पे कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। यानी भारत के गुजरात राज्य से लगाकर भारत के पश्चिम बंगाल तक यह तटीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसको तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। गुजरात में यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे कच्छ का रण या जिसको कच्छ का रण भी बोला जाता है। फिर यहां से लगाकर, यानी यहाँ पे गुजरात के नीचे राज्य है महाराष्ट्र, यहां पे से लगाकर गोवा तक इस क्षेत्र को कोंकण बोला जाता है। कौन सा तट बोला जाता है? कोंकण तट। यानी यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी भाषा बोली जाती है। फिर गोवा से लगाकर केरला तक इसको मालाबार तट कहा जाता है। इस मालाबार तट में एक कन्नड़ तट भी है जो न्यू मैंगलोर के आसपास है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है जो केरला तक है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल ये राज्य है। फिर हम इस ओर बढ़ते हैं क्योंकि ये क्षेत्र भी तटीय मैदान है, तो यहां पे तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, फिर यहाँ पे उड़ीसा आ गया और फिर पश्चिम बंगाल आ गया। तो यहाँ से जो क्षेत्र है यहां से लगाकर आंध्रा तक, यानी तमिलनाडु से लगाकर आंध्र प्रदेश तक जो क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और जो आंध्रा से लगाकर उड़ीसा तक जो क्षेत्र है उसको हम उत्तरी सरकारी तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत के कुछ तटीय मैदान थे और ये कम से कम 9 राज्यों में भारत का जो तटीय मैदान है फैला हुआ है। अब हम पढ़ते हैं द्वीप समूह। पहली बात तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप यानी ऐसा क्षेत्र या ऐसा जलीय भाग जो चारों तरफ से, या ऐसा धरातलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होगा उसे द्वीप कहते हैं। तो भारत में हम द्वीप पढ़ते हैं। हमने पहले पॉइंट में जाना था कि भारत के जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है। यहाँ पे इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो ये क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह है। और भारत का जो अंतिम, आपने जो दक्षिणतम बिंदु नाम सुना होगा जिसको इंदिरा पॉइंट या पिलग्रिमेज पॉइंट कहा जाता है, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर इसका जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसको कहा जाता है जो अरब सागर में है, लक्षद्वीप। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, तो यहाँ पे स्थित है भारत के इस अरब सागर वाले भाग में। लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में सिर्फ 3 ही ऐसे द्वीप है जहां पे मानव जाति
निवास करती है, बाकी जगह पर वहां पे कोई निवास नहीं है, वहां पे सिर्फ पशु पक्षी इस प्रकार के अभ्यारण्य है। तो जो द्वीप समूह हमने पढ़ लिया था, और कुछ द्वीप है तो जैसे ब्रह्मपुत्र में आपने पढ़ा होगा एक माजुली द्वीप है जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना ये अध्याय पूरा होता है। हमने भारत के भौतिक स्वरूपों में 6 बिंदुओं को पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय हमने नाम दिया था। दूसरा हमने पढ़ा था उत्तर के मैदान, जिसमें हमने सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के अफवाह तंत्रों के बारे में पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ा। चौथा हम इसमें पढ़ा मरुस्थल। फिर हमने पढ़ा तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह, यानी भारत की जो स्थलाकृति है उसमें 6 प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर इसको विभाजित किया है, लेकिन मोटे तौर पे इसको 6 भागों में बांटा गया है। और उम्मीद करता हूं कि ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।